इन दिनों मैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है एनवे एंड ग्रैटिट्यूड। मेलेनी क्लाइन की किताब है ये। साइको एनालिस्ट हैं वो, और उनकी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, जिसे हम गुड ब्रेस्ट बैड ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। मेरी वो जो पहली वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे ना कैरन हॉर्नी की थ्योरी का जिक्र किया था, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का, लेकिन आज मैं आपको मेलेनी क्लाइन की थ्योरी से समझाऊंगी कि आखिर क्यों आपके गोल्स और वैल्यूज़ में गैप है, क्यों आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाते, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बहुत मुमकिन है आपको एंजाइटी है या फिर किसी भी किस्म की मेंटल इलनेस से आप गुजर रहे हैं। तो एक थ्योरी है और इस थ्योरी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इस गैप को जनरेट किया, जिसने इस इतने बड़े गैप को जगह दी, जो आपके आइडियल और रियल सेल्फ के बीच में है, जो आपको ब्लैक एंड वाइट में सोचने पर मजबूर करता है, जो आपको जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे डिस्कनेक्टेड रखता है कि आप अपनी हकीकत को देख नहीं पाते, अपने हालात की हकीकत को देख नहीं पाते। तो आज हम मेलेनी क्लाइन की गुड ब्रेस्ट बैड ब्रेस्ट वाली थ्योरी को समझेंगे। आसान अल्फाज में समझाऊंगी ताकि आप भी रिलेट कर सकें, आप भी समझ सकें और मैं भी बेहतर तौर पर समझा पाऊँ। एक जो बच्चा होता है, छोटा इन्फेंट, जब वो दुनिया में आता है तो उसके लिए उसकी जो मदर है वो एक ऑब्जेक्ट होती है, वो एक होल कंप्लीट इंसान नहीं है। उस बच्चे के लिए वो एक ब्रेस्ट है। जब वो ब्रेस्ट उसे फीड कराता है, जब उसे वार्मथ मिलती है, केयर मिलती है, प्यार मिलता है, उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, तो वो जो ब्रेस्ट है वो गुड ब्रेस्ट कहलाता है। लेकिन जब बच्चा रोता है, उसकी नीड्स पूरी करने के लिए मदर नहीं आ पाती, तो बच्चे के लिए वो जो ब्रेस्ट है वो बैड ब्रेस्ट बन जाता है और बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है, एंजाइटी में चला जाता है। तो जो इन्फेंट है वो बहुत मुमकिन है कि ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, जिसको मेलेनी क्लाइन कहती हैं पैरानॉइड स्किज़ॉइड पोजीशन। कि एक बच्चा जब इन्फेंट होता है तो वो ग्रे एरिया में तो नहीं सोच सकता ना, वो तो ब्लैक एंड वाइट में देखेगा, गुड ब्रेस्ट बैड ब्रेस्ट। और इस थ्योरी के मुताबिक एक जो हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो तब होती है जब बच्चा पैरानॉइड स्किज़ॉइड पोजीशन यानी कि ब्लैक एंड वाइट से बहुत ही खूबसूरती के साथ डिप्रेसिव पोजीशन में आता है, यानी कि एम्बिवेलेंस की पोजीशन में, ग्रे एरिया की पोजीशन में, कि जो मेरी माँ है वो गुड और बैड दोनों है, कि जो ब्रेस्ट है ये गुड और बैड दोनों है। तो ब्लैक एंड वाइट से ग्रे एरिया में आना, ब्लैक एंड वाइट से एम्बिवेलेंस में आना, कि एक साइकी में, एक इंसान में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, गुड और बैड। आपकी साइकी में इस एम्बिवेलेंस का जो डेवलप होना होता है ना, ये जो एक बैलेंस है, एक अच्छे और बुरे में जो तवाज़ुन है और दोनों की जो एक्सेप्टेंस है, ये एक हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। जब किसी बच्चे को ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली मिले तो फिर आगे चलकर उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं और उसको ग्रे एरिया में जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती, वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं सोचता। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन है, और वो तीसरी कंडीशन, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांसफ़र है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सक्सेसफुली, ये नहीं हो पाता उस कंडीशन में। अब यहाँ पर तीसरी स्टेट क्या हो सकती है जो किसी भी इंसान के अंदर एंजाइटी, न्यूरोसिस या जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको पूरा नहीं होने देती, उसको नुकसान पहुँचाती। कि क्यों कुछ लोग बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं, क्यों उनका दिमाग ग्रे एरिया या एम्बिवेलेंस को नहीं समझता। अब फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, एक इन्फेंट है, और जब वो रोता है तो उसकी माँ कभी कभी तो आ जाती है लेकिन कभी कभार वो नहीं आती। बच्चा रोता है, रोकर इजहार करता है अपनी नीड का कि उसे भूख लगी है या उसे अपनी माँ चाहिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन माँ नहीं आती। अब फ़र्ज़ करें कि वो जो वालदा है वो कभी कभी आती हैं, जब उनका मूड होता है, या फिर हमारे पाकिस्तानी माशरे में कि जब वो अपने इन लॉज़ की खिदमतों से फ़ारिग हो जाती हैं, कामों से फ़ारिग हो जाती हैं, तो वो बच्चे के पास आती हैं। ऐसे में बच्चा कई बार रो कर बुलाता है लेकिन माँ नहीं आती। तो ये जो कभी कभी का आना, और कुछ पता नहीं है कि कब आएंगी अम्मी उस बच्चे की नीड को पूरा करने, और वो बच्चा रो रो कर सो गया, या फिर वो बच्चा थम सकिंग स्टार्ट करने लग जाता है कि वो अपने आप को सेल्फ सूद करना शुरू कर देता है। थम सकिंग वो पहला कोपिंग मैकेनिज़्म हो सकता है किसी भी बच्चे का
जब उसकी वालदा नहीं आती। वो पहला मैकेनिज़्म, कोपिंग मैकेनिज़्म बन जाता है उस इन्फेंट का, जब उसके रोने पर भी उसकी वालदा नहीं आती। वो सेल्फ सूदिंग मैकेनिज़्म, कि आप अपने आप को खुद ही सेल्फ सूद कर रहे हैं क्योंकि आपकी मदर नहीं आएंगी, वो जो ब्रेस्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन चूँकि वो ब्रेस्ट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर ये वो पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एंजाइटी जन्म लेती है, जहाँ पर आपकी जो मेंटल इलनेसेस है वो जन्म लेती हैं, कि जहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि पैथोलॉजिकल होपफुलनेस या पैथोलॉजिकल होपलेसनेस जन्म लेती है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी या लिमरेंस या इस किस्म के जो भी आपके डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं वो जन्म लेते हैं। हम कह सकते हैं ऐसा कि जब बच्चे का ट्रांजिशन हेल्दी तरीके से नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट से ग्रे एरिया की तरफ, अनइंटीग्रेटेड सेल्फ से इंटीग्रेटेड सेल्फ की तरफ, तो फिर वहाँ से आपकी एंजाइटी, आपके जो भी पैथोलॉजीज़ हैं वो जन्म ले सकती हैं, या जो भी आपके डिफेंस मैकेनिज़म्स जो आपको परेशान करते हैं एडल्ट होकर, आपके एडल्ट रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही वो ट्रांजिशन है, बहुत मुमकिन है कि जो बेहतर स्मूथली नहीं हो पाती। अभी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया ना ऑब्जेक्ट रिलेशन वाली थ्योरी को जब मैंने एक्सप्लेन किया। इसको अगर मैं अप्लाई करूँ किसी भी आम इंसान की ज़िंदगी पर, तो आप कैसे समझेंगे कि क्या हो सकता है जब किसी बच्चे को उस तीसरी स्टेट से गुजरना पड़े जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, कि जिसमें मदर नहीं आती, बच्चा रो रहा है, माँ नहीं आ रही, कभी आ जाती कभी नहीं आती, इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग है। तो मैं इसे एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करूँगी ताकि आपको समझ आ सके कि अगर आप 36 साल के, 34 साल के, 40 साल के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एंजाइटी अभी आई है, आप में प्रोक्रेस्टिनेशन अभी आई है। इन थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो आपका सेल्फ हेट्रेड है, जो आपके अंदर टॉक्सिक शेम है, इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी और बहुत गहरी हैं। उसके लिए तो आपको बिल्कुल इन्फेंसी में जाना होगा, आपको अपने चाइल्डहुड में जाना होगा। तो मकसद इन थ्योरीज़ का आपको समझाने का ये है। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है और उसके साथ एक हादसा होता है कि जब वो पैदा होता है, उसके पैदा होने के बाद उसकी वालदा बीमार पड़ जाती हैं। अब जब वालदा बीमार पड़ गई तो पेरेंटिंग क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। अब चूँकि बच्चे को जब भूख लगती है, उसको वालदा की वार्मथ की, उसके प्यार की, उसके लव की ज़रूरत होती है, तो वालदा तो ख़ुद बीमार हैं, वो तो ख़ुद फिज़िकल इलनेस का शिकार है, वो बच्चे की उन नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। तो ये जो बच्चा है जिसकी नीड यकीनन कभी कभी पूरी होती होगी जब वालदा की तबीयत ठीक होती होगी, जब ठीक नहीं होती होगी तो बहुत मुमकिन है कि ये बच्चा सेल्फ सूद करता हो, कि रो कर खुद ही सो जाता हो, या रो कर थम सकिंग करता हो, या कुछ भी कर लेता हो। तो ये जो इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग है, मदर का इनकंसिस्टेंटली मौजूद होना बच्चे की ज़िंदगी में, उस बच्चे के अंदर बहुत ही ख़तरनाक हद तक ना, एक्सट्रीम हद तक होपफुलनेस, टॉक्सिक पॉजिटिविटी को जन्म देता है। कि ये जो लड़का है ये क्या करता है, ये ऐसे गोल्स बनाता है जो बहुत अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये कुछ ज़्यादा ही होपफुल है कि ये उन्हें अचीव कर लेगा, ये उन्हें हासिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बचपन में जो वालदा कभी कभी आ जाया करती थी, कभी कभी नहीं आ रही, कभी कभी आ रही हैं, तो वो जो कभी कभी वो आती थी ना, तो उसने इस बच्चे की साइकी में बहुत मुमकिन है कि पैथोलॉजिकल होपफुलनेस का आंसर शामिल कर दिया हो, कि ये बच्चा जब भी बड़े होकर अब गोल्स बनाता है तो गोल्स को लेकर ये बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाता है, और वो जो गोल्स हैं वो उसकी रियलिटी में ग्राउंडेड भी नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का हेल्दी ट्रांजिशन भी नहीं हुआ। ये ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, या तो सब कुछ इविल है या सब कुछ गुड है, क्योंकि वो ट्रांजिशन नहीं हो सकी ना। वो जो मेलेनी क्लाइन की जो ट्रांजिशन है पैरानॉइड स्किज़ोइड से डिप्रेसिव स्टेट में आना, कि वो जो बच्चा बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि अनइंटीग्रेटेड सेल्फ से, ब्लैक एंड वाइट सोच से ग्रे एरिया में आना, एम्बिवेलेंस में आना, कि जब वो समझ सकता है कि हाँ मेरी वालदा कभी कभी आती हैं कभी नहीं आती, और मेरी वालदा गुड और बैड दोनों हैं। क्योंकि जब आप अपनी अम्मी को, अपनी वालदा को गुड और बैड दोनों तरीके से देखना शुरू करते हो तो आप दुनिया को भी वैसे ही देखते हो फिर, और आप बाकी इंसानों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करते हो। लेकिन जो बच्चा ब्लैक एंड वाइट थॉट में फंस जाता है,
उसकी वो साइकोलॉजिकल नशोनुमा नहीं हो पाती। तो वो क्या करता है, वो दुनिया में हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखता है। वो क्या करता है, वो इंसानों को ब्लैक एंड वाइट में देखता है, और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट में ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, और वो अपने आप को भी ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहता है। वो या तो 100% अच्छा है या तो 100% बुरा है। तो इस लड़के में मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं जब मैं इसके सेशंस लेती हूँ, कि एक क्या है, एक तो ब्लैक एंड वाइट थॉट है क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो सकी साइकोलॉजिकल। दूसरा, मुझे पैथोलॉजिकल होपफुलनेस नज़र आती है कि एक तो इतना अनरियलिस्टिक गोल बनाता है और फिर उसके बाद इतना होपफुल होता है कि ये पूरा भी हो जाएगा, मैं कर भी लूँगा, जबकि रियलिटी उस लड़के की जो मैं देख सकती हूँ वो नहीं देख सकता। और उसकी रियलिटी ये बताती है कि उसके गोल्स अनरियलिस्टिक हैं, गैर हकीकत पसंदाना है, और वो जो लड़का है उसकी जो उम्मीद, उसकी जो होपफुलनेस है, उसकी जो होप है वो रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है, वो बहुत अनरियलिस्टिकली होपफुल है। और होता क्या है कि जब जब वो गोल्स बनाता है, और चूंकि उसके गोल्स तो रियलिस्टिक है नहीं, और उसकी होप क्या है, पैथोलॉजिकल है कि नहीं मैं कर लूँगा, देख लेना इंशाल्लाह एक दिन मैं कर लूँगा। और जब वो नहीं होता उससे, जब वो नहीं कर पाता तो क्या होता है, सेल्फ हेट्रेड, शेम, गिल्ट, अपने आप से शदीद नफरत करता है, वो उससे बहुत शेम होता है, और इस साइकिल में वो फंसा रहता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे गोल्स क्यों मैं अचीव नहीं कर पा रहा, जबकि मैं होपफुल भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, और फिर शेम और सेल्फ हेट्रेड। तो ये पूरी साइकिल होती है आपकी साइकी में। अगर बचपन में हेल्दी और नॉर्मल ट्रांजिशन नहीं हुई, जो स्टेजेस आते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के, अगर वो पूरे नहीं हुए, वहाँ पर ट्रांजिशन हेल्दी और नॉर्मल नहीं हुई, तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान आप बड़े होकर भुगतेंगे। और वो नुकसान आपको ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में मिलेगा, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपके गोल्स हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, या आपका अपने साथ ताल्लुक़ हो, आपका अपने साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी जगहों पर, ये सारे एस्पेक्ट पर आपका जो बचपन है वो बहुत गहरा असर छोड़ कर जाता है। और यही वजह है कि मैं कहती हूँ कि बचपन में आप जो हैं उसका ताल्लुक़ बचपन से है। तो बचपन में जाना बहुत ज़रूरी है, और इतना ज़्यादा बचपन में कि जो इन्फेंसी है वहाँ पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हो जाती है। दुनिया क्या होगी, मोहब्बत क्या है, रिलेशनशिप क्या है, पेरेंटिंग क्या है, कैरियर क्या है, ये सारे जो भी आपके नज़रियात हैं ये वहीं से बनना शुरू होते हैं। आपको लगता है कि आप अपने सारे डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं, आपको लगता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो स्क्रिप्ट है ना वो पहले ही लिखी जा चुकी है जब आप बच्चे थे, और जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वही ड्राइव करता है आपके एक्शंस को, आपकी हरकतें, आपकी सोचें, आपके रवैये आपके शऊरी दिमाग से नहीं आते, वो आपके लाशऊर से आते हैं। वो वहाँ से आते हैं, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो कोर है वो आपका बचपन है, आपका चाइल्डहुड है। तभी वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आपको अपने रवैयों को समझना हो, जब भी आपको अपनी एंजाइटी को समझना हो। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एडिक्शंस हैं, इश्यूज़ हैं या एंजाइटी है, ये सब आपके लाइफस्टाइल की वजह से है, और आप किसी लाइफ कोच के पास जाते हैं और वो आपको गाइड करता है, वो आपको सिखाता है कि किस तरह से आपने अपने गोल्स को सेट करना है, वो आपकी कोचिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसके बाद आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो आपकी एंजाइटी है, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन है, आपका शेम, आपका सेल्फ हेट्रेड, व्हाटएवर जो भी है, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी एडिक्शंस हैं, उसका बहुत गहरा ताल्लुक आपके बचपन से है। और वहाँ पर आपको थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट लेकर जाएगा या साइको एनालिस्ट लेकर जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, देखिए अपनी जो स्लीप का आपका पैटर्न है वो ठीक करिए, अपना डाइट अच्छा करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मामलात सेट नहीं हो रहे, तो मतलब ये कि मामला जो है ना वो काफ़ी डीपर लेवल पर गड़बड़ है। तो ये थी मेलेने क्लाइन की थ्योरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ऑब्जेक्ट रिलेशन वाली, गुड ब्रेस्ट बैड ब्रेस्ट वाली। उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद इसको आसान अल्फाज में किसी हद तक एक्सप्लेन कर पाई होंगी। मैं ख़ुद तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस वीडियो से, मुझे लगता है कि मुझे और भी आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन खैर अल्फाज ही यही है मेरे पास, तो मैं और क्या एक्सप्लेन करूँगी।
तो शायद वक्त के साथ जब मुझे और एक्सपीरियंस आया तो मैं और बेहतर तौर पर आसान अल्फाज में, कम अल्फाज में इन थ्योरीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप ख़ुद को जान सकें, अपने आप को समझ सकें। सरफेस लेवल पर नहीं, कॉन्शियस लेवल पर नहीं, अनकॉन्शियस लेवल पर, चाइल्डहुड के लेवल पर, जब आप बहुत छोटे थे, शायद आपको कुछ याद भी नहीं है उसके बारे में। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आपको अगर टाइम मिले, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपको मेलेनी क्लाइन की एनवे एंड ग्रेटिट्यूड लाजमी पढ़नी चाहिए। मे बी किसी आम इंसान को इतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को ये लाजमी पढ़नी चाहिए। साइको एनालिसिस पर जो भी कंटेंट है वो ज़रूर पढ़ा करें। आप थेरेपी साइको एनालिसिस को समझे बगैर नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत अहमियत है। अगर आप वाकई में थेरेपी करना चाहते हैं तो उसकी बहुत अहमियत है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।